हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। तो 10th साइंस हिंदी मीडियम में पिछले वीडियो में हमने आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ लिया है कंप्लीट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका नामकरण कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। तो क्या होता है जब कोई तत्व है दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन भी एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है और इन रूपों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण तो क्या होते हैं, अपर रूपों के अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान। रासायनिक गुण समान क्यों है, क्योंकि सारे अपर रूप किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन दिखने में और बाह्य गुणों में सारे कैसे होते हैं, अलग अलग। जैसे भाई इस संसार में मनुष्य हैं, सारे बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं, भौतिक गुणों में सब अलग अलग, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वही सब में। डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मतलब अंदर की सारी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बाह्य गुणों में सब क्या है, अलग अलग। तो सेम स्टोरी यहाँ भी है। कार्बन प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है और उन रूपों के भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। यानी सारे अपर रूप किससे बने हुए होते हैं, कार्बन। तो कार्बन के मुख्य दो अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखिए इसकी। वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, इस अपर रूप को क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझो, क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है, कार्बन के कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होगा, यानी एक निश्चित संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, और उस संरचना में कार्बन मिलके जो बंध कोण बनाते हैं, उन बंध कोणों का मान भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्या क्या बताया, कार्बन कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, एक निश्चित संरचना या ज्यामिति का निर्माण करेंगे और जिनमें बंध कोण भी समान होंगे, निश्चित होंगे। ठीक है, तो ऐसे अपर रूपों को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप। या शॉर्ट में अगर ध्यान रखना चाहो तो ऐसे अपर रूप जिनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है, निश्चित ज्यामिति वाले अपर रूप क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप का पहला प्रकार या उदाहरण है, पहला उदाहरण है हीरा, डायमंड। ठीक है, सुना अब इसके बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, मतलब एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ता है। तो यहां पर ये जो डॉट हैं ये सारे कार्बन है। ठीक, ये स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इस तरफ यहां देखिए, एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ता है। ये फिर ये भी अन्य 4 कार्बनों से जुड़ेगा, ये भी अन्य 4 कार्बनों से जुड़ेगा। तो जैसे 1 2 3 ये 4, ठीक, और ये 1 2 3 और ये 4, यानी एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और वो अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 4 से। तो 4 से जुड़ रहा है तो चतुष्फलकीय संरचना बन रही है। ये वाली संरचना जो है ये चतुष्फलकीय है। ठीक, और इनमें जो बंध कोण है ये है बंध कोण, कितने डिग्री का होगा, चतुष्फलक में कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो कार्बन हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ करके
चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है जिसमें बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप पेव कार्बन से बना हुआ होगा। कार्बन कार्बन बंद दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि ये जो कार्बन और कार्बन इनके बीच की ये जो बंद दूरी देख रहे हो ये कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। बंद दूरी कितनी होती है कार्बन कार्बन के बीच की, ये वाली बंद दूरी कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें एक कार्बन प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है कार्बन की 4 और चारों संयोजकताएं हो गई पूरी। तो इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हीरे के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। अगला गुण देखिए, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बनता है ये बंध सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, कैसा बंध होता है सह संयोजक बंध, और ये सह संयोजक बंध मिलकर के एक त्रिविमीय जाल का निर्माण करते हैं। ठीक, और सहसंयोजक बंद होने के कारण ही हीरा अत्यधिक कठोर होता है। तो अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरे को ही माना गया है। कठोर क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और सहसंयोजक बंध मिलकर के त्रिविमीय जाल का निर्माण करते हैं। हीरे का गलनांक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये अत्यधिक कठोर है, दृढ़ है, तो इसका गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो तापमान जिस पर हीरा गल जाएगा, पिघल जाएगा, वो तापमान कितना होता है इसका 3843 केल्विन। इतने तापमान ये पिघलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीरा बनता कैसे। तो लकड़ी जमीन के नीचे दब गई, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारा उच्च ताप और उच्च दाब लग रहा है। तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पहले लकड़ी किसमें बदलेगी कोयले में, और फिर कोयले से क्या बनेगा हीरा, और हीरा उच्च ताप और दाब के कारण कैसा हो जाएगा पारदर्शी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हीरा बना। तो उच्च दाब और उच्च ताप लगा करके हीरे का संश्लेषण किया जा सकता है, मतलब हीरा बनाया जा सकता है। कैसे? उच्च ताप और उच्च दाब लगाकर, लेकिन काफी टाइम लगता है इसमें, इतनी जल्दी ये क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, हीरा जो है उसकी ज्यामिति कैसी होती है चतुष्फलकीय, मतलब एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ करके चतुष्फलकीय संरचना बनाता है जिसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन का ये हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इनमें। ठीक, और कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये त्रिविमीय जाल बनाता है, इसलिए हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है। इनका गलनांक काफी उच्च होता है। ठीक है, उच्च ताप दाब पर इनका निर्माण होगा। अब बात करते हैं हम कि हीरे के उपयोग किनमें होता है। तो इसका उपयोग होता है कांच को काटने में, या कांच को काटने वाला जो कटर होता है उस कटर में हीरे का उपयोग होता है जिससे कांच काटा जाता है। चट्टानों व पत्थरों को काटने वाली जो मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े पत्थरों को काटने वाली जो मशीनें होती हैं उनमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीरा काफी कठोर है, अत्यधिक कठोर है, तो इसलिए इनको काट देगा। फोनोग्राम की सुई बनाने में ये एक उपकरण है, इसमें सुई बनाने के लिए हीरे का उपयोग होता है। तो हीरे का उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में, ये एक उपकरण है, तो इस उपकरण की सुई बनाने में हीरे का उपयोग होता है।
एक हीरे का उपयोग होता है आभूषणों में, रत्नों के रूप में आभूषण बनाने में भी हीरे का उपयोग होता है। तो ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप का पहला उदाहरण हुआ हीरा। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप का दूसरा उदाहरण है ग्रेफाइट। ठीक, ये भी एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना है, ग्रेफो। और ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ग्रेफो शब्द से ग्रेफाइट बना और लिखना, यानी हमारी जो लिखने वाली पेंसिल होती है, वो पेंसिल का जो अंदर का गुला होता है वो ग्रेफाइट से ही बना हुआ होता है। तो ग्रेफाइट शब्द बना ग्रेफो से, जिसका मतलब होता है लिखना, यानी हमारी लिखने वाली पेंसिल ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन, एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ता है। एक कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ेगा? 3 कार्बनों से, और एक षटकोणीय वलय बनाएगा। ठीक, जैसे इस संरचना देखिए, षटकोणीय वलय बन रही है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है? 3 कार्बनों से, और इनमें से एक बंद डबल बॉन्ड होगा ताकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए। ठीक, तो एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ करके एक षटकोणीय वलय बनाएगा। ठीक है, एक बंद द्विबंध होगा ताकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए, 4 हो जाए, 1 2 3 4। अब ये षटकोणीय वलय आपस में मिलकर के एक परत बना लेती हैं, और ऐसी खूब सारी परतें एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाती हैं। तो एक षटकोणीय तल दूसरे षटकोणीय तल से, या एक षटकोणीय वलय से बनी हुई परत दूसरी परत से जुड़ती है। ठीक है, इन परतों के बीच में ये जो बंध देख रहे हो आप, ये दुर्बल बंध होता है। कैसा बंध होता है? दुर्बल बंध। तो थोड़ा सा मतलब बल लगाते ही दोनों मतलब परतें जो हैं वो हट जाएंगी। थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर से हट जाएंगी। कारण, क्योंकि इन परतों के बीच में कैसा बंध है? दुर्बल बंध है। अच्छा, दुर्बल बंध है, इसलिए मतलब इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। स्नेहक, अब स्नेहक तो आप जानते होंगे, जैसे मशीनों में तेल और ग्रीस दी जाती है तो वो स्नेहक ही होते हैं। तो इनके परतों के बीच में दुर्बल बंध होता है, तो थोड़ा सा बल लगाते ही ये परतें एक दूसरे पर से हट जाती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? इसके 2 रीजन है कि एक तो परतों के बीच में खाली जगह है, दूसरी बात इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है। ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी बात परतों के बीच में खाली जगह होती है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। दिखने में कैसे रंग का? काले धूसर रंग का, और मुलायम होता है, चिकना होता है, फिसलनशील होता है ग्रेफाइट, और चमकीला होता है। तो ये तो हुए इसके गुण। इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, एक बंध द्विबंध होगा, और कार्बन आपस में मिलकर षटकोणीय वलय बनाता है। षटकोणीय वलय मिलकर के परत बनाता, परतें आपस में जुड़ करके ग्रेफाइट का निर्माण करती है। परतों के बीच में दुर्बल बंध होता है, जो थोड़ा सा बल लगाते हट जाएगा, टूट जाएगा। ये विद्युत के सुचालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण और परतों के बीच खाली जगह होने के कारण। काले रंग के धूसर, मुलायम, चमकीले, चिकने, फिसलनशील, ये सारी विशेषताएं ग्रेफाइट की हुई। अच्छा, इसके उपयोग पेंसिल में वो अभी बताया था, शुष्क स्नेहा के रूप में ये भी अभी बात की थी अपन ने। इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रोड भी इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी इसका यूज होता है, और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। देखिए, नाभिकीय परमाणु भट्टियां बनाई जाती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ज्यादा ऊर्जा ना निकले, लिमिट की ऊर्जा निकले, तो उसको रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट का यूज होता। तो ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो 2 उदाहरण हमने क्रिस्टलीय अपर रूप के देखे, अभी और भी बाकी हैं, फुलरिन बाकी है अभी तो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।